कर्नल साहब, आप क्या समझते हैं सर कि इस मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है कि बारहा मौक़ों के ऊपर मुज़ाकरात की नाकामी, मुज़ाकरात से रूगर्दानी और फिर जंग के फिर इशारे और फिर पसे पर्दा तमाम तर सूरत हाल के ऊपर रवाबत और अब जाके ये 3 लोगों के दस्तखत जिसमें सदर ट्रंप, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मसूद पज़ेश्कियान साहब शामिल थे। 60 दिनों का मंजरनामा क्या होगा और अब तक पाकिस्तान की एफर्ट क्या रही है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ जी कि एक कंसेंट्रिक और बहुत ही एक ऐसी एफर्ट थी जो तकरीबन 100 डेज जब से ये मामला शुरू हुआ वो पाकिस्तान ने इसमें एफर्ट की है। और जो हमारी लीडरशिप है जी, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे CDF हैं, उन्होंने जिस तरह से एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ और न्यूट्रलिटी के साथ, क्योंकि न्यूट्रलिटी इसलिए मैं कह रहा हूँ जी कि जो स्पॉइलर है हमेशा से उसकी कोशिश होती है कि जब भी ऐसे कोई नेगोशिएशंस में हेल्प कर रहा हो, फैसिलिटेट कर रहा हो या मीडिएट कर रहा हो, तो फिर एक मीडिएशन डायलेमा क्रिएट किया जाता है। यानी कि ये दुनिया को बताया जाता है कि जो मीडिएशन कर रहा है ये एक्चुअली दैट पार्टी इज नॉट फेयर और किसी एक पार्टी की तरफ उसका टिल्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान का जो ट्रस्ट है पाकिस्तान पे वो दोनों को था, दोनों पार्टीज को था, बल्कि आपस में तो आपको पता है कि उनका बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट था और उसकी रीजंस हैं, उसकी रीजंस हिस्टोरिकल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं और रीजनल भी हैं। और सबसे बड़ी उसकी रीजन जो है वो जो स्पॉइलर है इजराइल, वो है क्योंकि इजराइल का जो आप कह लीजिए पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर है, वो एक्चुअली सारी की सारी स्टेट्स को बिल्कुल डिफंक्ट करना है। जो मिडिल ईस्ट की स्टेट्स हैं, अरब मुल्क हैं जो उसके करीब हैं, और उनको फेल्ड स्टेट में कन्वर्ट करना है ताकि उसके लिए वो एक जो सिक्योरिटी बिनाइन सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जो उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने जिस तरीके से जी ये अपना एक बहुत ही एक कंसेंट्रिक डिप्लोमेसी का, जिसको हम आप शटल डिप्लोमेसी नहीं बल्कि मैं इसको प्रॉक्सिमिटी डिप्लोमेसी कहता हूं, क्योंकि इस प्रॉक्सिमिटी डिप्लोमेसी में आप अगले के जो एहसासात हैं दोनों साइड्स के उनका भी ख्याल करते हैं, आप न्यूट्रलिटी भी रखते हैं और आप आउटरीच करते हैं ताकि किसी भी तरीके से ये जो मामला है ये हल हो जाए। क्योंकि मामला जो था वो खाली 2 मुल्कों का नहीं था जी, मामला जो था वो खाली अरब क्वेश्चन का नहीं था, मामला पूरी दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेज का था। ये हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल की सेंचुरी है, मामला मॉलिक्यूल का था। और फिर उसके साथ साथ मामला थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी था, क्योंकि रीजन इतना वॉलेटाइल है, जियोपॉलिटिकली इतनी इंस्टेबिलिटी है इस रीजन के अंदर। और फिर इस रीजन के अंदर आउट ऑफ 7 या चले 9 कह लें, 9 न्यूक्लियर पावर्स में से 4 जो हैं वो इस रीजन के अंदर मौजूद हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई भी ये कॉन्फ्लिक्ट स्पाइरल आउट होता तो वो इसी रीजन के अंदर राइट बैंक इनटू द रीजन वो सिचुएटेड है, तो वो फिर एक मामला बहुत आगे चला जाता है। तो इस वजह से कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो किरदार पूरी दुनिया को इस नहज पे दिखाई दे रहा है कि ये किरदार कोई और अदा नहीं कर सकता था। शराजी साहब, इससे पहले कि मैं दीगर सवालों की तरफ जाऊं, पाकिस्तानी किरदार पे ही आपका मौक़िफ़ जानने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान किस मोड़ पे खड़ा है और यहाँ से जो अगला सफ़र है वो कितना पेचीदा मुश्किलात को सामने रख के है या फिर कितना आसान दिखाई देता है? यासर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कर्नल साहब ने कहा, मेरे ख्याल में मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में आज बड़े फख्र की बात है कि जिस वक्त ईरानी प्रेसिडेंट ने भी वो MOU जो है अपने हाथ में पकड़ के तस्वीर उतारी और उसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम दिया, तो दिस इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। मैं ये समझता हूँ कि रेनेसेंस है पाकिस्तान के लिए, रीबर्थ हुई है पाकिस्तान की बीइंग पावर। अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर समझती है कि पाकिस्तान जरूरी है, रशिया समझता है पाकिस्तान जरूरी है, फिर चाइना आप पे रिलाय करता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आपकी तरफ देख रहे हैं, इंपॉर्टेंटली आपके मिडिल ईस्टर्न जो बड़े पावरफुल मुल्क हैं, कतर और सऊदी अरेबिया, अमेरिका के ऊपर भी और मिडिल ईस्टर्न ममालिक के ऊपर भी। मैं ये नहीं समझता कि शायद ये उनके फायदे के लिए की, बल्कि
के लिए, दुनिया को बचाने के लिए, और वर्ल्ड वॉर 3 को हमने बाकायदा डिफ्यूज करके न्यूट्रलाइज कर दिया। अब आपने अपने इंटरव्यू में बात की कि आगे क्या होगा। मैं ये समझता हूँ कि ना अमेरिका चाहता है कि ये जंग कंटिन्यू रहे, ना ईरान चाहता है ये जंग कंटिन्यू रहे। बेशक आपने देखा कि रिपब्लिकन के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने फौरन ही जो है क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि आज सदर रेगन की जो रूह है वो तड़प रही होगी जिस तरीके से ये एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि ईरान को आप $300 बिलियन भी दे रहे हैं, ईरान को आप अनलिमिटेड ऑयल सप्लाई या ऑयल सेल की इजाजत भी दे रहे हैं, फिर आप उसको एक कोऑर्डिनेशन की भी इजाजत दे रहे हैं, और वो इंटरेस्ट जो सर्व होने थे कि ईरान जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट खत्म करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल खत्म करेगा या नहीं। लेकिन एक चीज आपने देखा कि नेतन्याहू साहब जो कि बड़े शायद अभी भी ऑप्टिमिस्टिक थे कि अमेरिका को दोबारा ड्रैग इन करेंगे और ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि उनका फायदा इस जंग को एक्सपेंड करने में। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ इस जंग की दो हमें जो नजर आती है, वो है इसराइल के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन थे उनको एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा है। अब आप देखें मिडिल ईस्टर्न ममालिक को एहसास हो गया है कि जो ये साजिश हुई थी कि इनको एक दूसरे के खिलाफ पेश किया जाए, सिर्फ ईरान टारगेट नहीं था बल्कि ओवरऑल इस मिडिल ईस्टर्न रीजन को उन्होंने जंग में धकेलना था, जिसके बाद तमाम का तमाम फायदा इसराइल को था। अब बेशक अगर लबनान के जो क्लैशेस चलते रहेंगे, गजा के अंदर थोड़ा बहुत आपको नोक-झोंक नजर आएगी, लेकिन एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अरब ममालिक को भी एक सबक हासिल हुआ और जो मिडिल ईस्टर्न दूसरी पावर है उनको भी। लेकिन इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान एक बहुत बड़ा उसको जो फाइनेंशियल आगे मुझे नजर आता है फायदा, उसको मिलिट्री टर्म्स में जो फायदा नजर आ रहा है वो काफी ज्यादा है। और फिर हम अगर रीअलाइनमेंट की बात करें कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर एंड ईरान अगर वो इस खित्ते के अंदर एक रीअलाइनमेंट के तौर पे एक नेटो लाइक इस्लामिक अलायंस कायम करते हैं, तुर्की इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, और रशिया और चाइना वो भी चाहेंगे कि यहाँ एक ताकत ऐसी हो जो कि न्यूट्रलाइज करे अमेरिका को। लेकिन डिपेंड करता है कि अमेरिका इतने आराम से बैठेगा। लेकिन आप एक शायद मेरी प्रेडिक्शन है, गलत हो सकती है, बट आई फील मिडिल ईस्टर्न जंग जिसके अंदर ट्रंप ने अमेरिका को धकेला, बेशक नेतन्याहू के कहने पे किया, उनके कोएर्शन पे किया या अमेरिकन इंटरेस्ट की खातिर किया, अपनी साख बचाने की खातिर किया, लेकिन दिस इज आई बिलीव कि फॉल ऑफ द ग्रेट एम्पायर। 250 साल बाद अमेरिका को जितना बड़ा धचका मिडिल ईस्ट जंग में लगा है, तो रूबा सवाल जो है वो अमेरिका होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नल साहब, जिस तरीके से शराजी साहब ने भी तस्करा किया कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रेगन की रूह कांप रही होगी, इस वक्त अगर आप अमेरिकी मीडिया को देखें तो वो सारे तो यही कह रहे हैं कि ये तो ईरान की फतह हो गई, अमेरिका ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हालांकि वही इस जंग के आगाज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे थे कि आपने गलत अंदाजे लगाए। तो अब अमेरिकी मीडिया की मुखालिफत वो किस हद तक बर्दाश्त हो पाएगी, और इस मुआहदे के ऊपर कायम रहने के लिए अमेरिकी मीडिया का किरदार किस हद तक आम रहेगा? देखिए जी, इस जंग को लोग जो है वो डेविड और गोलियत की जंग से तशबीह देते हैं। डेविड बहुत छोटा था, गोलियत बहुत बड़ा था, लेकिन डेविड ने जो है वो टेक्निक के थ्रू, अपनी लिवरेज के थ्रू गोलियत को हरा दिया। अब यहाँ पे ईरान ने भी ऐसा किया। अच्छा, वो जो अमेरिकन मीडिया, आपने बिल्कुल सही कहा, आप उनका सोशल मीडिया देखिए, आप उनके मेन स्ट्रीम चैनल्स देखें, आप इवन उनके कुछ थिंक टैंक्स देखें, तो वो भी यही कह रहे हैं। उनके आप इवन जो एनालिस्ट हैं, जो बहुत इंटरनेशनली मशहूर एनालिस्ट हैं, जैसे मीर शाइमर हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनके 2-3 डिफेंस के एनालिस्ट हैं, 2-3 उनके जो रिटायर्ड कर्नल्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, एक एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, तो वो सारे के सारे ये कह रहे हैं, वो बल्कि वो महीना पहले से कह रहे हैं कि ये जंग ईरान से हम इस तरह नहीं जीत सकते जिस तरह से जीतने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्लियर नहीं थे, और जो ऑब्जेक्टिव थे वो उस तरह के दिए गए थे, फिर जो बताए गए थे ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव जो थे ना वो मिटिगेट हुए, मतलब ईरान की साइड से ना वो अचीव हो सकते थे और ना ही उन पे कुछ फर्क पड़ा। अच्छा, अब देखें, एक टर्म हम यूज करते हैं जी वॉरफेयर के अंदर, जिसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक डोमिनेंस। एसिमेट्रिक डोमिनेंस वही होती है जो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक मुल्क को बहुत छोटा है, उसने बहुत ज्यादा मार खाई, उसके अंदर रेजिलियंस बहुत ज्यादा है, और वो उसके अंदर जो कैपेबिलिटी थी दूसरे मुल्क की उसको सप्रेस करने की, उसको वो सस्टेन कर गया, सरवाइव कर गया। सो उसने एक एसिमेट्रिक डोमिनेंस क्रिएट कर दी। अब जब उसने एसिमेट्रिक डोमिनेंस क्रिएट कर दी, तो अब जब नेगोशिएशन होगी, क्योंकि ये उसकी कैपेबिलिटी है, वो ये उसने ये हासिल कर लिया है, तो अब जाहिर है उसका नेगोशिएशंस में पलड़ा भारी रहेगा। फिर दूसरी चीज जो ईरान के साथ हुई या ईरान ने जो की, वो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मस को एज ए डेटरेंस यूज किया, और उसने जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है
उसका जो फोर्स मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है वो उससे हासिल किया, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बिल्कुल 12-13 नॉटिकल माइल ईरान के उससे से गुजर रही थी। उसको इवन उसको माइंस बिछा के भी डोमिनेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने माइंस भी बिछाई। वो तो उनकी अटलरी वेपन से, छोटे रॉकेट से, इवन स्मॉल आर्म से भी डोमिनेट हो रही थी। सो इस तरह से जो यूज उसका हुआ, उसने आई थिंक ईरान को एक बड़ी डोमिनेंस दी। और जो उनका मीडिया ये कह रहा है, अब सवाल ये है कि क्या ट्रम्प साहब इस जो ये क्रिटिसिज्म हो रहा है इसको वो कैसे लेंगे। तो ट्रम्प साहब ने ऑलरेडी, आपको पता है उन पे किसी चीज का असर नहीं होता, वो सुई जेनरस पर्सनैलिटी हैं, उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फिर वो हर चीज को डिनाई कर देते हैं। उन्होंने ऑलरेडी इसको, इस जो वहां पे जो खबरें चल रही हैं उसको उन्होंने ये कह के सेट असाइड कर दिया है कि इन लोगों को समझ नहीं आ रही है, मैंने तो एक्चुअली बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और एक्चुअली द बेस्ट जो सोल्यूशन हो सकता था, द बेस्ट पॉसिबल जो चीजें हो सकती थी अमेरिका के लिए, वो मैंने की हैं। और उसकी वो मिसालें भी दे रहे हैं, अभी आज से आधा घंटा पहले भी दे रहे थे कि आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लीजिए, आप फ्यूल की प्राइस देख लें, आप बिजनेस दोबारा वापस आ रहा है और अब सारी चीजें ठीक हो रही हैं। तो दिस इज द इंडिकेशन, क्योंकि वो बिजनेसमैन है तो वो जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ बिजनेस एंगल से भी चीजें देखते हैं। तो आई थिंक उन पे मेरा ख्याल है कोई खास फर्क इसलिए भी नहीं पड़ेगा कि उन्होंने अब दोबारा इलेक्ट होना या वो नहीं आना, दोबारा इलेक्ट होके आना नहीं, लेकिन खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉलिटिकल नुकसान पार्टी को तो मिलेगा ना, तो वो किस तरीके से भुगतेगी। शिराजी साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर्स हुए हैं, इसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो दौरा जनीवा है वो तो मनसूख हो चुका, तो क्या जनीवा के अंदर कल कुछ होना है? क्योंकि जो वजारत खारजा के तर्जुमान हैं ईरान के बकाई साहब, उनका ये कहना है कि शेड्यूल के मुताबिक हम जनीवा जाएंगे, तो फिर शेड्यूल के मुताबिक जनीवा में मकासद क्या होंगे? देखिए, मेरे ख्याल में एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि मतलब अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान वो इस MOU के या इस जंगबंदी की इब्तिदा के सेक्रेटरी हैं। अब इससे मेरे ख्याल में फिजिकल प्रेजेंस आपको आजकल शायद जरूरत नहीं भी है कि हम जाएं या ना जाएं, लेकिन एक जो वॉर मॉन्गर्स थे या स्पॉयलर्स थे, या जो हम कह सकते हैं बदनीयत लोग थे जो समझते थे शायद कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं रहा, फिर आपने देखा एकदम मीडिया हाइप क्रिएट हुआ कि जनाब कतर के ऊपर ट्रस्ट हुआ। आपने देखा अल जजीरा, आपने देखा इंटरनेशनल मीडिया, BBC, CNN। एक चीज आप जरूर जहन में रखेंगे कि चाहे वो डेमोक्रेट हैं चाहे वो रिपब्लिकन्स हैं, देखिए ये दोनों ज़ायनिस्ट लॉबी के हार्ड एंड सॉफ्ट फेसेस हैं। अब एक बात तो हमें अब इस जंग के बाद और गजा की जंग के बाद अंदाजा हो गया है कि जितना जो मीडिया है वो मेरे ख्याल में स्पेशली एप्स्टीन फाइल के मामलात के बाद और जिस तरीके से रॉथशाइल्ड और चबार्ट्स का एक नेक्सस इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं आपके तमाम मीडिया को, खासतौर पर अमेरिकन मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, तो दे विल कीप ऑन स्पॉइलिंग। जाहिर बात है कि ये एक माइंडसेट है। अभी भी आप देख रहे हैं कि जितने टॉप मोस्ट एडिटर्स, हम सबकी बात नहीं करते, ऑब्जेक्टिविटी का जो दर्स मुझे और आपको CNN देता रहा, BBC देता रहा, वेरी ओपन, क्योंकि मैंने इनके साथ काम भी किया काफी अर्से तक, लेकिन जो उनके स्टैंडर्ड्स थे ऑब्जेक्टिविटी के, न्यूट्रलिटी के, या जो मीडिया का जो रोल था उसके ऊपर मेरे ख्याल में वो डिफरेंट है। दे कम टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और यहाँ जिस तरीके से APS को उन्होंने दिखाया, जिस तरीके से हमारे जो है यहाँ डिस्ट्रक्शन दिखाई, तो अपने लिए उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हो रहे। तो मैं समझता हूँ कि यस, ट्रम्प विल फेस, लेकिन आपने देखा कि ट्रम्प किसी की नहीं सुनता। जैसे कल साहब ने कहा कि वो ऑन द फेस ऑफ यू आपको कहता है कि यू आर मतलब ये कि टोटली किस टाइप का मीडिया है आपका और आप किस तरीके से बात करते हैं, तो लिहाजा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आखिरी चीज जो फ्यूचर अगर हम देखें, क्या वाकई 60 डेज के अंदर कोई बड़ी चीज होगी? मैं ये समझता हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशंस और मॉडलिटीज ऑलरेडी डिसाइडेड है। अमेरिका नहीं चाहता कि वो मजीद इस अनवांटेड जंग के अंदर जाए। बेशक जैसे कल साहब ने कहा कि जी अब बिजनेस ओरिएंटेड जो सोच है ट्रम्प की, वो नवंबर से पहले जो इलेक्शन प्री इलेक्शंस होंगे अमेरिका के अंदर, वो उसको भी कैश करने की कोशिश करेंगे मेरे ख्याल पे। और जैसे ऑयल प्राइसेस कम होंगी, गैस प्राइसेस कम होंगी, अमेरिकन इन्फ्लुएंस बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा होगा, अपना हॉर्मोज खुलेगी, तमाम आपके जो अलाइज है वो खुश हो जाएंगे। लेकिन एक चीज जरूर हुई है, मैं ये भी बार बार कहते हैं हम लोग, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन इन्फ्लुएंस को एक बड़ा धचका लगा है, और ये शायद अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के लिए दोबारा इस रीजन को रीगेन करना बड़ा मुश्किल होगा। उसकी दो वजूहत है, एक ईरान
बेशक अगर वो इस खित्ते की बड़ी पावर नहीं है, लेकिन इतनी पावर जरूर है कि जो रेजिस्ट कर सकता है। अब तक तो आप रेजिस्ट नहीं कर रहे थे। आप देखें यूएई, बहरीन, कुवैत, वो देवर एक्टिंग एज फ्रंट बेसिस, वो प्रॉक्सीज के तौर पे। इस वजह से वो जो एलाइज है, एलाइज की अपनी पॉलिसी भी और एलाइज के बारे पॉलिसी भी, वो भी तब्दील होने के इम्कानात है और इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले सालों के अंदर पड़ता हुआ